गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे पाठ 2 लहासा की ओर का पठन प्रारंभ करेंगे। कल हमने बेटा इस पाठ का पाठ परिचय और लेखक परिचय प्राप्त किया था। इस पाठ के लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन हैं, जो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे और घुमक्कड़ साहित्य इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। इस पाठ में इन्होंने अपनी नेपाल से तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। इस यात्रा में उन्होंने भिखारी के वेश में यात्रा की थी, क्योंकि उस समय भारत के लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ हम उनके मार्ग की कठिनाइयों, उनके मार्गों के अनुभव और मार्गों में आए विभिन्न स्थलों, विभिन्न व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ 2 लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कि बेटा अभी जो मार्ग है वो फरी कलिंगपोंग वाला रास्ता है, लेकिन पहले समय में इसी तिब्बत के रास्ते से ही नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन फौज। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी बाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त एक चीनी किला था। जब हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। कि वहाँ का बेटा जो सामाजिक जनजीवन ऐसा था, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे और अजनबियों पर भी वो लोग विश्वास करते थे। औरतें पर्दा नहीं करती थी, बस सिर्फ जो बहुत निचले दर्जे के भिखारी होते थे उन्हें घर में नहीं आने दिया जाता था। बाकी तो अनजान व्यक्ति भी घर के भीतर जा सकते थे। और वहाँ के जो व्यक्ति थे वो इतने सहयोगी प्रवृत्ति के थे कि आप यदि सामान देखकर उन्हें अपने लिए चाय बनाने को कहें, तो वे पूरे विश्वसनीय तरीके से आपके लिए चाय तैयार कर देंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको स्वयं चाय बनानी है, तो वह आपको अपनी रसोई तक जाने की इजाज़त दे देते थे और आप स्वयं उनकी रसोई में जाकर अपने लिए चाय तैयार कर सकते थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिली। बेटा सुमति एक बौद्ध भिक्षु था, जो इस यात्रा में लेखक का सहयोगी बना था। क्योंकि भाई वो बौद्ध भिक्षु था, उनके बहुत सारे अनुयायी वहाँ थे, तो वो सब उसे पहचान गए थे और वहाँ भिखमंगे होने के बावजूद उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी।
और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। कि बेटा पहली बार तो सुमति के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ कि भिखमंगे होते हुए, भिखारी होते हुए उन्हें अच्छी जगह मिली, और दोबारा जब उन्होंने अच्छी वेशभूषा में यात्रा की तो कोई भी परिचित ना होने के कारण और शाम के समय वहाँ पहुँचने के कारण, जब लोग नशा कर चुके होते हैं, है ना, छंग जो लिखा हुआ है एक पेय पदार्थ है जिससे नशा आता है, मादक द्रव्य है, तो कि उस समय लोगों ने उन्हें पहचाना भी नहीं और ठहरने के लिए उन्हें एक गरीब की झोंपड़ी मिली। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी नहीं मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद यह देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल कूची कूची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। इस हिस्से में हमने ये देखा बेटा कि डांडा एक जगह के बारे में बताया गया है जो समुद्र के तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होता था और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एकदम सुनसान होता था। वहाँ दूर दूर तक व्यक्ति दिखाई नहीं देता था और इसी सुनसान होने के कारण वहाँ डाकुओं की शरण स्थली थी। वहाँ डाकू छिपे रहते थे और डाकू लोगों को जब लूटते थे तो पहले लोगों को मारते थे और उसके बाद उसे लूटते थे। क्यों? क्योंकि बेटा यदि उसे जीवित रख दिया जाए तो वह डाकुओं की पहचान बताकर उनके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो कि तिब्बत में गांव में खून हो तो फिर भी सजा मिले, डांडे जैसी जगह पर निर्जन स्थान पर यदि किसी का खून हुआ है तो किसी को कोई सजा देना ही संभव नहीं था क्योंकि वहाँ गवाह के तौर पर कोई नहीं होता था। डाकू जिसे लूटता था पहले मारता था फिर लूटता था, तो गवाही दे कौन, क्योंकि कोई जीवित ही नहीं है। और क्योंकि अब ऐसी जगह पर डाकू छिपे हैं जहाँ उन्हें कोई पहचान नहीं सकता, कोई गवाह नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पर उनके लिए कानून जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और ऐसी निर्जन जगहों के लिए भी पुलिस विभाग इतना खर्चा सरकार उनका नहीं उठाती थी। हथियार का कोई कानून न होने के कारण वहाँ लोग पिस्तौल और बंदूक बहुत सामान्य तरीके से अपने पास रखते थे। और लेखक को तो ये पता था कि जैसे ही कोई डाकू जैसा या कोई ऐसा हमें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो हम उससे दया की भीख मांगें और ऐसा उसके सामने प्रदर्शित करें कि हम स्वयं भिखारी हैं तो अपनी रक्षा की जा सकती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसा नजर आता था, लेखक खुद को बचाने के लिए सुमति और लेखक दोनों कुची कुची मतलब दया कीजिए और 1 पैसा दे दीजिए कह के अपनी जान बचा लेते थे। भिखारी के वेश में होते हुए भी लेखक को जैसे ही पता चला कि आगे के रास्ते में उन्हें 15-16 मील की ऊंचाई तय करनी है तो उन्होंने सुमति को कहा कि
दो घोड़े ले लेते हैं जिस पे हम बैठ भी जाएंगे और सामान भी ले लेंगे, क्योंकि सुमति की तो आदत थी बेटा, लेकिन लेखक के लिए इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में रहना और वहाँ पर चढ़ाई चढ़ना और साथ में सामान लेकर चढ़ना, इसकी आदत नहीं थी। अतः लेखक ने सजेस्ट किया कि वह दो घोड़े ले ले, ताकि वह घोड़ों पर बैठ भी जाए और उनका सामान भी घोड़ों पर रख दिया जाए, ताकि आगे की यात्रा बहुत आसानी से पूरी हो सके। आज के लिए इतना ही बेटा। आपको इन दोनों पृष्ठों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इन पर दिए गए कठिन शब्दों को करना है।